क्या आपको लगता है कि बगीचे से आखिरी टमाटर तोड़ने के साथ ही सीजन खत्म हो गया? तो आप गलत हैं। असल में शरद ऋतु ही वह समय है जब आपके भविष्य की सचमुच भरपूर फसल की नींव रखी जाती है। आज हम बात करेंगे कि नए सीजन के लिए जमीन को सही तरीके से कैसे तैयार करें। और मैं वादा करता हूं, आपको कुछ ऐसे राज पता चलेंगे जो बसंत के काम को भारी मेहनत से बदलकर बगीचे में एक आसान सैर बना देंगे। शरद ऋतु में मिट्टी की तैयारी सिर्फ सफाई नहीं है, ये आपके बगीचे की सबसे बड़ी पूंजी जमीन की देखभाल है। कल्पना कीजिए, जैसे आप गर्मी भर काम करके थके हुए एक कर्मचारी को एक हकदार छुट्टी पर किसी स्वास्थ्य रिसोर्ट में भेज रहे हो। हम भी ठीक ऐसा ही करेंगे। अपनी जमीन को ठीक करेंगे, उसे पोषण देंगे और ढकेंगे, ताकि बसंत में वह पूरी ताकत के साथ जागे और नए कमाल दिखाने को तैयार रहे। तो स्वस्थ बगीचा नाम के हमारे इस बड़े पतझड़ अभियान की शुरुआत कहां से करें? अक्सर बेहतरीन उपाय सरल होते हैं। शुरुआत करते हैं एक बड़ी और गहन सफाई से, और हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है बची हुई फसल के हर एक अंश को पूरी तरह और बिना किसी हिचकिचाहट के इकट्ठा करना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं सिर्फ आखिरी बची हुई सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस छोटी सी गाजर की भी जिसे खोदने में आलस आ गया था, और उन गिरे हुए सेबों की भी जो पेड़ के नीचे पड़े पड़े सड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह कोई मामूली बात है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर भूला हुआ फल, जमीन में बचा हुआ हर आलू, बीमारियों और कीटों के लिए सर्दियों में रुकने का एक संभावित 5 स्टार होटल है। कल्पना कीजिए, उस सड़ते हुए टमाटर में फाइटोफ्थोरा के बीजाणु आराम से सर्दियों के लिए अपना डेरा जमा लेते हैं, और फटी हुई गाजर में गाजर की मक्खी के लार्वा पलते हैं। बसंत में वे जाग उठेंगे, आपकी मेजबानी के लिए आपको धन्यवाद कहेंगे और नई ताकत के साथ आपकी नई रोपाई पर हमला कर देंगे। इसीलिए अपने पूरे खेत का अच्छी तरह से जायजा लें। जो भी चीज मेज पर होनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से खेत में ही रह गई है, उसे बिना किसी अफसोस के तुरंत हटा दें। क्यारियां खाली हो गईं, टोकरियां भर गईं। लगता है अब चैन की सांस ले सकते हैं, पर नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब हमारी अगली चुनौती है पौधों के बचे हुए हिस्से। पौधों के सभी ऊपरी हिस्से, पत्तियां, तने और जाहिर है खरपतवार, जो तुरंत खाली जगह पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ सूखी या मुरझाई हुई हरियाली नहीं है, ये दुश्मन कीटों की एक पूरी फौज के लिए सर्दियों का आरामदायक ठिकाना बन सकते हैं। जरा सोचिए, टमाटर के सूखे तनों पर फंगस के बीजाणु रह सकते हैं। गोभी के पत्तों पर हानिकारक कीटों के अंडे हो सकते हैं। सीधी बात कहें तो क्यारियों में इन पौधों के अवशेषों को छोड़कर आप एक तरह से स्वागत है कीटों, सर्दियों में रहने की जगह उपलब्ध है जैसी तख्तियां लगा रहे हैं। और तभी मुझे अक्सर यह सवाल सुनने को मिलता है, क्या इन सब पौधों के अवशेषों को मिट्टी में खोदकर मिला नहीं सकते? आखिर ये जैविक खाद ही तो है। रुकिए, ये सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है। अगर आपके पौधे किसी भी बीमारी से ग्रस्त थे, तो इन अवशेषों को मिट्टी में दबाकर आप अगले साल की फसल के लिए जानबूझकर मिट्टी को संक्रमित कर रहे हैं। इसलिए नियम सीधा सा है, सभी पौधों के अवशेषों को हम बिना किसी दया के क्यारियों से हटा देते हैं। स्वस्थ पत्तों और तनों को खाद के ढेर में डाला जा सकता है, लेकिन अगर उन पर दाग धब्बे या फंगस जैसी कोई परत दिखे, तो उन्हें तुरंत जला देना चाहिए या खेत से दूर हटा देना चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं। खेतों की साफ सफाई हो चुकी है, क्यारियां तो साफ दिख रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि दुश्मन अदृश्य भी हो सकता है। मेरा मतलब है उन बैक्टीरिया, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीवों से जो मिट्टी की ऊपरी परत में रह जाते हैं। यह उन जगहों के लिए खास तौर पर जरूरी है जहां इस साल बीमारियां बहुत फैली थी, जैसे टमाटर में फाइटोफ्थोरा या खीरे में पाउडरी मिल्ड्यू। अगर हमने कुछ नहीं किया, तो ये रोगाणु जमीन में आराम से सर्दी बिता लेंगे और अगली फसल का स्वागत नहीं, बल्कि परेशानी का सबब बनेंगे। तो मिट्टी को कीटाणु रहित कैसे करें? इसके कई आजमाए हुए तरीके हैं। पहला और पारंपरिक तरीका है मिट्टी को कॉपर सल्फेट, नीला थोथा
या आयरन सल्फेट के घोल से उपचारित करना। ये प्रभावी पर काफी तेज फफूंद नाशक होते हैं, इसलिए इनकी सही मात्रा का उपयोग करना बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी को नुकसान न पहुंचे। जो लोग ज्यादा इको फ्रेंडली तरीका पसंद करते हैं, उनके लिए आधुनिक बायो प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। इनमें ऐसे फायदेमंद सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक रोगाणुओं के विकास को रोकते हैं, जैसे कि फाइटोस्पोरिन या ट्राइकोडर्मा जैसे उत्पाद, जो हल्के होते हुए भी उतने ही असरदार हैं। आपको बस उन्हें निर्देशों के अनुसार घोलना है और क्यारियों में अच्छी तरह से सींचना है। यह प्रक्रिया किसी घाव के लिए एंटीसेप्टिक की तरह है। यह मिट्टी को साफ करती है और भविष्य की फसल के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाती है। अब बात करते हैं सभी माली और किसानों के सबसे बड़े विवाद की। वह सवाल जिस पर जितने फावड़े टूटे हैं, शायद उतने भाले भी मध्यकालीन युद्धों में नहीं टूटे होंगे। क्या पतझड़ में जमीन की जुताई करनी चाहिए या नहीं? तो पहले जुताई के पक्ष में दिए गए तर्कों पर गौर करते हैं, यानी गहरी और पारंपरिक जुताई के फायदे देखते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? पहला, यह जमीन को अच्छी तरह ढीला करती है। गर्मी में कसकर बैठी हुई सघन मिट्टी हवादार और भुरभुरी हो जाती है। इससे भविष्य की जड़ों तक ऑक्सीजन और नमी बेहतर ढंग से पहुंच पाती है। दूसरा, पतझड़ की जुताई कीटों के लिए एक बड़ा हमला है। कल्पना कीजिए, आप मिट्टी के ढेले पलटते हैं और वे सभी लार्वा जो सर्दियों के लिए आराम से बस गए थे, जैसे कि मई बीटल के लार्वा या वायरवर्म, सतह पर आ जाते हैं। वहां उन्हें पाला और भूखे पक्षी मिलते हैं। उनके बचने की संभावना लगभग न के बराबर होती है। यही हाल दूब घास या अन्य सख्त बहुवर्षीय खरपतवारों की जड़ों का भी होता है। हम उन्हें ऊपर लाते हैं, जहां वे सर्दियों में पाले से जमकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कीटों और खरपतवारों से लड़ने के साथ साथ भारी मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से जुताई एक बहुत ही तार्किक और सही कार्य प्रतीत होता है। लेकिन जरा ठहरिए, तुरंत फावड़ा मत उठाइए। गहरी खुदाई के विरोधियों के पास अपने और बहुत ही ठोस तर्क हैं, और उनका सबसे मुख्य तर्क यह है, मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं है, यह एक जटिल और जीवित पारिस्थितिक तंत्र है। ऊपरी परत में, जहां ऑक्सीजन आसानी से पहुंचती है, एरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया पौधों को पोषक तत्व सोखने में मदद करते हैं। थोड़ा और नीचे, जहां ऑक्सीजन नहीं होती, एनारोबिक सूक्ष्म जीव अपना महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो क्या होता है जब हम फावड़े से मिट्टी की परत को पलट देते हैं? हम सचमुच उनकी दुनिया को उलट पुलट देते हैं। ऑक्सीजन के आदि एरोबिक बैक्टीरिया जीवित दफन हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसके ठीक विपरीत एनारोबिक बैक्टीरिया ऊपर आ जाते हैं, जहां उनके लिए हानिकारक ऑक्सीजन युक्त वातावरण होता है और वे भी खत्म हो जाते हैं। संक्षेप में कहें तो गहरी खुदाई करके हम मिट्टी की उर्वरता पर एक जबरदस्त चोट पहुंचाते हैं, उसके उपयोगी निवासियों को नष्ट कर देते हैं। यह ऐसा ही है मानो किसी बहुमंजिला इमारत को सिर्फ साफ सफाई करने के लिए गिरा दिया जाए। इससे मिट्टी की संरचना बिगड़ जाती है और उसे वापस सामान्य होने में कई साल लग जाते हैं। यही है इस सिक्के का दूसरा पहलू। हो तो फिर क्या किया जाए? मिट्टी को भुरभुरा बनाने और उसके प्राकृतिक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के बीच वह सही संतुलन कैसे बिठाए? और सच, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं बीच में ही होता है। यह मुख्य रूप से आपकी मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। आइए विस्तार से समझते हैं। यदि आपकी मिट्टी हल्की रेतीली या बलुई दोमट है, जो स्वाभाविक रूप से ही काफी हवादार और भुरभुरी होती है, तो उसे गहरी खुदाई की, जिसमें मिट्टी को पलटा जाता है, वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। आप इससे फायदा पहुंचाने के बजाय ज्यादा नुकसान ही करेंगे। ऐसी स्थिति में आपका सबसे अच्छा साथी एक खुरपी या सामान्य बागवानी का कांटा है। आपका काम तथाकथित बिना पलटे जुताई या नो-टिल टिलेज करना है। आप बस मिट्टी की ऊपरी परत को 5-10 सेंटीमीटर की गहराई तक काटते हुए उसे ढीला करते हैं, लेकिन मिट्टी को पूरी तरह से पलटते नहीं हैं। इस तरह आप मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाते हैं,
खरपतवारों को भी नियंत्रित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी उपयोगी सूक्ष्म जीवों के जीवन को बचाए रखते हैं। हल्की और अच्छी मिट्टी के लिए यही सबसे समझदार और प्रभावी तरीका है। अगर आपकी जमीन भारी, चिकनी और सघन है और बारिश के बाद वह कंक्रीट जैसी कठोर हो जाती है, तो ऐसे में सिर्फ एक खुरपी या फावड़े से काम नहीं चलेगा। ऐसी मिट्टी के लिए शरद ऋतु में गहरी जुताई सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि एक असली उपाय है। और यहाँ एक खास राज है। जुताई करते समय मिट्टी के ढेलों को तोड़ने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें बड़े और साबुत ही रहने दें। इसमें क्या जादू है? सर्दियों में पाला और नमी आपके लिए सारा मुश्किल काम कर देंगे। पानी मिट्टी के अंदर के छिद्रों में घुसकर जमेगा और फैलेगा, जिससे ये घने ढेले अंदर से टूट जाएंगे। ये एक तरह से प्राकृतिक और मुफ्त मिट्टी को भुरभुरा बनाने का तरीका है। और बसंत में बर्फ पिघलने के बाद आप देखेंगे कि आपकी भारी चिकनी मिट्टी एक डीली, दानेदार और हवादार संरचना में बदल गई है। आपको बस उस पर हल्का सा रेक चलाना होगा। तो भारी दोमट मिट्टी वाले किसानों के लिए शरद ऋतु में जुताई वसंत के कठोर परिश्रम को एक आसान और हल्की कसरत में बदलने का जरिया है। आइए बागवानी से जुड़े सबसे पुराने और आम मिथकों में से एक को तोड़ते हैं। यह मिथक कहता है, वसंत ऋतु में पौधे लगाने से ठीक पहले गोबर खाद डालनी चाहिए। कृपया ऐसी गलती कभी न करें। ताजा गोबर खाद एक बहुत ही सांद्रित और तीखा उर्वरक होता है। इसमें बड़ी मात्रा में अमोनिया होता है, जो युवा पौधों की नाजुक जड़ों को आसानी से जला सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे को खोलता हुआ गर्म सूप पिलाने की कोशिश करना। इसके अलावा ताजे गोबर खाद में ढेर सारे खरपतवार के बीज होते हैं, जो वसंत में आपकी क्यारी में खुशी खुशी उग जाएंगे। तो क्या करें अगर अच्छी गुणवत्ता वाली गोबर की खाद मिलना मुश्किल हो? निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास मिट्टी को उर्वरित कैसे करें, इस सवाल का एक सार्वभौमिक और शायद सबसे अच्छा जवाब है। और वह है कंपोस्ट। पकी हुई, भुरभुरी, जंगल की मिट्टी जैसी महक वाली कंपोस्ट किसी भी माली के लिए असली काला सोना है। यह सिर्फ पोषण ही नहीं देता, बल्कि मिट्टी को ठीक करता है और उसमें जान डाल देता है। कंपोस्ट किसी भी तरह की मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। यह भारी चिकनी मिट्टी को अधिक भुरभुरी और हवादार बनाता है, और हल्की रेतीली मिट्टी को अधिक नमी बनाए रखने वाली। यह मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है, जो पौधों को बीमारियों से लड़ने और पोषण को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करते हैं। शरद ऋतु कंपोस्ट डालने का एक शानदार समय है। बस इसे क्यारियों की सतह पर कुछ सेंटीमीटर की परत में समान रूप से फैला दें। इसके बाद आप इसे या तो खुरपी या रेक से मिट्टी की ऊपरी परत में हल्का सा मिला सकते हैं, या फिर बस इसे मल्च के रूप में सतह पर छोड़ सकते हैं। सर्दी भर केंचुए और सूक्ष्म जीव अपना सारा काम खुद कर देंगे और पोषक तत्वों को गहराई तक पहुंचा देंगे। पतझड़ में हमें अनऑर्गेनिक खाद का एक और शानदार और बिल्कुल मुफ्त स्रोत मिलता है, जो हमारे पैरों तले ही पड़ा रहता है। मैं पत्तों के झड़ने की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग आदतन पत्तों को इकट्ठा कर जला देते हैं, लेकिन माली या बागवान के लिए यह बहुत बड़ी बर्बादी है। पत्ते, खासकर बर्च, मैपल, लिंडन जैसे पेड़ों के शानदार जैविक खाद है और मिट्टी की बनावट को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन सामग्री है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है, सभी पत्ते एक जैसे उपयोगी नहीं होते। नियम सीधा है, केवल स्वस्थ पत्तों का ही प्रयोग करें। खासकर फलदार पेड़ों जैसे सेब और नाशपाती के पत्ते बिल्कुल इस्तेमाल न करें, अगर वे पूरे मौसम में स्कैब या किसी अन्य फंगल रोग जैसी बीमारियों से जूझते रहे हों। इन बीमारियों के बीजाणु, स्पोर्स, गिरे हुए पत्तों में सर्दियों भर सक्रिय रहते हैं। स्वस्थ पत्तों को इकट्ठा करने के बाद आप उनका दो तरह से उपयोग कर सकते हैं। या तो उन्हें एक अलग कंपोस्ट ढेर में डालें ताकि मूल्यवान लीफ मोल्ड, पत्ती खाद मिल सके, या फिर उन्हें खाली क्यारियों पर एक पतली परत में बिछा दें और हल्की सी मिट्टी से ढक दें ताकि वे हवा से उड़ न जाए। सर्दियों भर वे गलना शुरू हो जाएंगे
मिट्टी को समृद्ध करेंगे और केंचुओं के लिए भोजन का काम करेंगे। अब बात करते हैं खनिज उर्वरकों की। जैविक खाद बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी-कभी मिट्टी को कुछ खास तत्वों की कमी पूरी करने के लिए अधिक विशिष्ट खुराक की जरूरत पड़ती है, जो फसल कटाई के दौरान मिट्टी से निकल जाते हैं। और देर तक असर करने वाले उर्वरक डालने के लिए शरद ऋतु ही सबसे सही समय है। शरद ऋतु के मुख्य खिलाड़ी हैं फास्फोरस और पोटेशियम। ये तत्व पौधों की जड़ों के विकास, फूलों की कलियां और भविष्य के फलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये पौधों को ठंड सहने की शक्ति भी देते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम वाले उर्वरक जैसे सुपरफॉस्फेट या पोटेशियम सल्फेट मिट्टी में बहुत धीरे धीरे घुलते हैं। अगर इन्हें वसंत में डाला जाए तो पौधे सही समय पर इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन जब इन्हें शरद और सर्दियों के महीनों में डाला जाता है तो नमी के कारण इनके दाने धीरे धीरे घुलते रहते हैं। इससे नए मौसम की शुरुआत तक पोषक तत्व उस रूप में तैयार हो जाते हैं जो युवा जड़ों के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं कि शरद ऋतु में क्या बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। वो है नाइट्रोजन उर्वरक, जैसे यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रोजन हरी पत्तियों और तनों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, जिसकी शरद ऋतु में कोई जरूरत नहीं होती। इसके अलावा यह मिट्टी में बहुत तेजी से फैलता है और सर्दियों में बर्फ पिघलने के पानी के साथ मिट्टी की गहरी परतों में धुल जाता है, जिससे कोई फायदा नहीं होता। एक और बेहद जरूरी कृषि रासायनिक पहलू जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है मिट्टी की अम्लता या पीएच मान। आप चाहे कितने ही बढ़िया और महंगे उर्वरक क्यों ना डालें, लेकिन अगर आपके खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तो ज्यादातर पोषक तत्व पौधों के लिए अनुपलब्ध हो जाएंगे, या यूं कहें कि वो लॉक हो जाएंगे। ज्यादातर सब्जियों की फसलें तटस्थ, न्यूट्रल या हल्की अम्लीय मिट्टी पसंद करती हैं। मिट्टी की अम्लता कम करने डी एसिडिफिकेशन का सबसे सही समय है पतझड़ का मौसम। ऐसा क्यों? क्योंकि इस काम के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थ जैसे डोलोमाइट पाउडर, बुझा हुआ चूना, स्लैग लाइम या लकड़ी की राख तुरंत असर नहीं दिखाते। उन्हें समय लगता है ताकि वे मिट्टी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर सके और उसके अम्ल क्षार संतुलन पीएच संतुलन को बदल सके। अगर आप पतझड़ में ये डीएसिडिफाइंग एजेंट डालते हैं तो उन्हें काम करने के लिए पूरी सर्दी का समय मिल जाता है। 5-6 महीनों में वे अपना काम आराम से पूरा कर लेते हैं और बसंत में बुवाई के समय तक आपको एकदम सही पीएच स्तर वाली मिट्टी मिलेगी, जो पौधों को सभी पोषक तत्व कुशलता से प्रदान करने के लिए तैयार होगी। बस जरूरी मात्रा में इन पदार्थों को क्यारियों की सतह पर समान रूप से फैला दें और हल्की फुल्की गुड़ाई करके मिट्टी में मिला दें। अब मैं आपको एक ऐसे गुप्त हथियार के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक खेती के सभी समझदार समर्थक करते हैं। ये हैं सीड रैट्स, या जैसा कि इन्हें हरी खाद भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम खास तौर पर खाली क्यारियों में शरद ऋतु में बोते हैं। हमारा मकसद इनसे फसल लेना नहीं होता, बल्कि खुद जमीन को फायदा पहुंचाना होता है। शरद ऋतु के सबसे लोकप्रिय सीड्राइट्स हैं सरसों, जई, राई और फेसेलिया। इनकी खासियत क्या है? पहला, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जमीन पर एक घना हरा कालीन बना देते हैं। ये कालीन मिट्टी को हवा से कटाव और शरद ऋतु की बारिश से पोषक तत्वों के बह जाने से बचाता है। दूसरा, इनकी मजबूत जड़ प्रणाली जमीन को काफी गहराई तक बहुत अच्छी तरह भुरभुरा बनाती है। ये किसी भी फावड़े से बेहतर मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं। तीसरा, जब ये खूब हरी भरी हो जाते हैं तो एक बेहतरीन जैविक खाद बन जाते हैं। देर शरद ऋतु में या वसंत ऋतु में बस इन्हें काटना काफी है और मिट्टी की ऊपरी परत में हल्का सा मिला देना है। जब ये सड़ते हैं तो ये जमीन को नाइट्रोजन, पोटेशियम और मूल्यवान जैविक पदार्थों से समृद्ध करते हैं। असल में सीड्रैट्स बोकर आप अपनी जमीन को सर्दियों के लिए एक गर्म, जीवंत और बहुत ही पौष्टिक कंबल की तरह ढक देते हैं। आइए हरे उर्वरकों के जादू को थोड़ा और करीब से समझते हैं।
क्योंकि सिडरेट सिर्फ हरी पत्तियां या हरा कचरा नहीं है। अलग अलग पौधे अलग अलग, कई बार तो अनोखे काम करते हैं। उदाहरण के लिए फलीदार हरी खाद जैसे कि विचर या शीतकालीन मटर में एक अद्भुत क्षमता होती है। उनकी जड़ों में खास गांठदार बैक्टीरिया, नोड्यूल बैक्टीरिया रहते हैं, जो हवा से सीधे नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टी में जमा करते हैं। यानी आपको मुफ्त में सबसे बेहतरीन क्वालिटी की नाइट्रोजन खाद मिलती है। अनाज वाली फसलें जैसे कि शीतकालीन राई या जई अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ प्रणाली के लिए जानी जाती है। ये जमीन में गहराई तक जाती है, मिट्टी को अच्छी तरह ढीला करती है और निचले मिट्टी से ऊपरी सतह तक जरूरी पोषक तत्वों को लाती है। इसके अलावा राई मिट्टी में ऐसे पदार्थ छोड़ती है जो कई खरपतवारों, यहां तक कि जिद्दी दुबी घास, काउच ग्रास जैसे खरपतवारों की वृद्धि को भी रोकते हैं। पतझड़ में राई बोने से आप न सिर्फ जमीन की संरचना सुधारेंगे, बल्कि उसे अनचाहे मेहमानों यानी खरपतवारों से साफ भी करेंगे। अब बात करते हैं मेरी पसंदीदा हरी खाद की, बगीचे के असली संरक्षक की, सरसों की। क्रूसीफेरी परिवार की यह फसल शरद ऋतु में बुवाई के लिए एक वरदान है। ये बहुत तेजी से बढ़ती है, अंकुरण के 1 महीने के भीतर ही एक घना हरा कालीन बना लेती है, जो खरपतवारों को पनपने का एक भी मौका नहीं देती। लेकिन इसकी मुख्य अहमियत सिर्फ इसमें नहीं है। सरसों के जड़ से निकलने वाले स्राव में शक्तिशाली कीटाणुनाशक प्रभाव होता है। ये मिट्टी में कई रोगजनक फंगस के विकास को रोकते हैं, जैसे फाइटोफथोरा और जड़ सड़न पैदा करने वाले फंगस। इतना ही नहीं, कई मिट्टी के कीट सरसों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, खासकर तार कीट, वायरवॉर्म। इससे डरता है, जो आलू के खेतों का एक असली दुश्मन है। जिन क्यारियों में आलू या अन्य जड़ वाली सब्जियां उगाई गई हों, वहां शरद ऋतु में नियमित रूप से सरसों की बुवाई इस लालची कीट से छुटकारा पाने का सबसे प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तरीका है। तो सरसों बोकर आप एक साथ अपनी जमीन को खाद भी देते हैं, बीमारियों से बचाते भी हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। ग्रीनहाउस की पतझड़ में तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लोग सोचते हैं कि यह तो छत के नीचे है, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रीनहाउस में मिट्टी की देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा क्यों? ग्रीनहाउस एक बंद जगह होती है, जहां नमी और तापमान दोनों ज्यादा होते हैं। यह सिर्फ पौधों के बढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि तरह तरह के कीटाणुओं और कीटों के पनपने और फैलने के लिए भी बेहतरीन माहौल है। एक सीजन में ग्रीनहाउस की मिट्टी में भारी मात्रा में फफूंद के बीजाणु और कीटों के लार्वा जमा हो जाते हैं। इसलिए ग्रीनहाउस से सभी पौधों के अवशेष हटाने के बाद एक गहरी सफाई करना जरूरी है। सभी ढांचों जैसे पॉलीकार्बोनेट, प्रोफाइल और दरवाजों को साबुन या सोडा के घोल से अच्छी तरह धोना न भूलें। इसके बाद मिट्टी की बारी आती है। इसे अच्छी तरह से किसी कीटाणुनाशक घोल से भिगोना चाहिए। यह कॉपर सल्फेट हो सकता है, या फिर ज्यादा सुरक्षित बायोफून नाशक भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ बागवानी करने वाले तो मिट्टी की ऊपरी 5-7 सेंटीमीटर मोटी परत हटाकर उसकी जगह ताजी खाद डालते हैं। यह मेहनत का काम है, लेकिन बहुत असरदार होता है। इस काम को पतझड़ में करने में आलस न करे और अगले सीजन में आपका ग्रीनहाउस आपको स्वस्थ पौधों और भरपूर फसल के रूप में धन्यवाद देगा। जब मिट्टी की सफाई और खाद डालने जैसे मुख्य काम पूरे हो जाते हैं, तब एक और जरूरी काम के लिए यह सबसे सही समय होता है, जिससे बसंत में आपके ढेर सारे समय और मेहनत की बचत होगी। यह काम है क्यारियां बनाना। बसंत के मौसम में मिट्टी अक्सर बहुत गीली और चिपचिपी होती है और उस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं पतझड़ में मिट्टी आमतौर पर ठीक ठाक सूखी और भुरभुरी होती है, जिससे क्यारियां बनाना बहुत आसान और सुखद होता है। आप तुरंत अपनी भविष्य की बगिया की रूपरेखा बना सकते हैं, ऊंची या गर्म क्यारियां तैयार कर सकते हैं, लकड़ी के तख्तों या सीमेंट की चादरों से किनारे बना सकते हैं और रास्ते भी बिछा सकते हैं। कल्पना कीजिए, बसंत आ जाता है, बर्फ पिघलती है और आपके पास बुवाई के लिए सब कुछ तैयार है।
आपको मिट्टी के सूखने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, न ही फावड़े से जूझने और निशान लगाने की जरूरत होगी। आप बस बीजों के पैकेट उठाते हैं, तैयार क्यारी की ऊपरी परत को थोड़ा ढीला करते हैं और बुवाई शुरू कर देते हैं। यह न केवल सुविधाजनक है, बल्कि इससे आपको बुवाई का काम 1 या 2 हफ्ते पहले शुरू करने में भी मदद मिलती है। और जैसा कि हम जानते हैं, जल्दी शुरुआत जल्दी और अच्छी फसल मिलने की गारंटी है। अगला महत्वपूर्ण कदम, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और यह बिल्कुल गलत है, वह है सर्दियों के लिए अपनी क्यारियों की मल्चिंग करना। मल्च क्या होती है? यह मिट्टी के लिए एक सुरक्षात्मक परत है। कल्पना कीजिए, जैसे आप अपनी जमीन को लंबी और ठंडी सर्दियों से पहले एक गर्म कंबल से ढक रहे हों। प्रकृति में जमीन कभी नंगी नहीं रहती, वह हमेशा घास या गिरी हुई पत्तियों से ढकी रहती है। तो फिर हमें अपनी क्यारियों को खुला क्यों छोड़ना चाहिए? मल्चिंग एक साथ कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। पहला, यह मिट्टी को कटाव से बचाती है। पतझड़ की बारिश इसे बहा ले नहीं जाती और सर्दियों की तेज हवाएं इसे उड़ा नहीं पाती। दूसरा, मल्च की परत मिट्टी की कठोर पपड़ी बनने से रोकती है। इसके नीचे की जमीन वसंत में भुरभुरी और हवादार बनी रहेगी। तीसरा, मल्च एक अतिरिक्त पोषण भी है। सर्दियों के दौरान इसकी निचली परत सड़ना शुरू हो जाएगी, जिससे मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होगी और केंचुओं तथा अन्य लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करेगी। पतझड़ की मल्च के रूप में आप पुआल, बिना बीज वाली कटी हुई घास, लकड़ी का बुरादा, चीड़ की पत्तियां या गिरी हुई पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चुनी हुई सामग्री को तैयार की गई क्यारियों की सतह पर 5 या 10 सेंटीमीटर की परत में बिछा दीजिए। तो जब खेत में शारीरिक काम लगभग पूरा हो जाता है, तब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक हिस्से की, यानी योजना बनाने की। ये खास तौर पर पतझड़ का समय होता है, जब पिछले मौसम की सारी सफलताएं और असफलताएं अभी भी ताजा याद होती हैं। तभी आपको कागज और पेंसिल उठानी चाहिए। अपने बगीचे का एक साधारण नक्शा बनाइए। उस पर निशान लगाए कि इस साल किस क्यारी में टमाटर उगाए थे, कहाँ पत्ता गोभी और कहाँ गाजर। यह क्यों जरूरी है? स्मार्ट बागवानी के मुख्य नियम का पालन करने के लिए, जिसे फसल चक्र कहते हैं, आप एक ही जगह पर कई सालों तक एक ही फसल नहीं लगा सकते। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है, क्योंकि हर पौधा एक निश्चित प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। इसके अलावा मिट्टी में उस विशेष फसल के लिए विशिष्ट बीमारियां और कीट जमा हो जाते हैं। एक बार योजना बना लेने के बाद आप अगले साल के लिए क्यारियों के रोटेशन को समझदारी से सोच पाएंगे। उदाहरण के लिए, टमाटर के बाद, जिन्हें पोटेशियम पसंद है, आप फलियां लगा सकते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेंगी। और पत्ता गोभी की जगह पर, जिसे कीला रोग लग सकता है, प्याज या लहसुन लगाए, जो मिट्टी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पतझड़ में की गई यह योजना आपकी रणनीतिक चाल है, जो आपके बगीचे के स्वास्थ्य और आने वाले कई सालों के लिए भरपूर पैदावार की गारंटी देती है। और अब हम आते हैं सबसे बड़ी खोज पर। पतझड़ में खेत की तैयारी का सबसे बड़ा फायदा केवल साफ सुथरी और खाद वाली क्यारियां नहीं है। आप असल में एक प्राकृतिक रिएक्टर शुरू कर रहे हैं। सर्दी में बर्फ के नीचे आपकी जमीन सोती नहीं है, उसमें लगातार काम चलता रहता है। केंचुए और सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को खाद में बदलते हैं। डाले गए उर्वरक धीरे धीरे घुलते हैं और पालेव नमी के असर से मिट्टी की संरचना बेहतर होती है। आप एक जीवित और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम बनाते हैं, जो अगले पूरे साल आपके लिए काम करेगा। बसंत में आपको थकी हुई या कमजोर जमीन को जल्दबाजी में सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे बगीचे में आएंगे जहां पहले से ही भुरभुरी, उपजाऊ और जीवन से भरपूर मिट्टी आपका इंतजार कर रही होगी। यह मिट्टी बीज बोने के लिए तैयार होगी और आपको एक शानदार फसल देगी। यही है पतझड़ में खेत की तैयारी का असली जादू। तो संक्षेप में कहें तो, पतझड़ में बाग की तैयारी सीजन का अंत नहीं, बल्कि उसकी सबसे समझदार शुरुआत है। सफाई, मिट्टी को ढीला करना, खाद डालना और सुरक्षा, ये 4 स्तंभ है जिन पर आपकी जमीन का स्वास्थ्य
और आपकी फसल का भविष्य टिका है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए सुझावों से वंचित न रहे। अब हमारे अनुभवी दर्शकों के लिए एक सवाल। कमेंट्स में हमें बताएं कि पतझड़ में मिट्टी तैयार करने का आपका पसंदीदा तरीका क्या है। क्या आप पारंपरिक गहरी जुताई पसंद करते हैं या आलसी क्यारियों को अपनाते हैं? आइए इस पर चर्चा करें।